तो फर्स्ट हेडिंग है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसी को बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या इसी को बोलते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। क्लियर? तो देखो DOU इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो DOU हो गया, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो DBE हो गया। ठीक है। अच्छा, जो लास्ट पॉइंट लिखा है वो क्या कह रहा है, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। यानी कि इसका मतलब क्या है कि यार आपकी मॉलिक्यूल्स में है ना कितने हाइड्रोजन की कमी है एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होने के लिए। मतलब आप उसको कितने हाइड्रोजन दे दो तो वो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख दें, नंबर ऑफ हाइड्रोजन required to convert the molecule to open chain into open chain saturated compound। तो आप एक है ना अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में या सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए कितने हाइड्रोजन्स को दोगे ना, ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन्स होंगे है ना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, है ना DBE। इसी को बोलते हैं DBE, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। चाहो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और करके, हाउ मैनी बॉन्ड्स are cleavaged to form chain saturated compound। ठीक है, आप किसी भी मॉलिक्यूल्स को एक ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर रहे हो। क्लियर? तो उसे क्या बोलोगे आप, DBE। अच्छा, DBE को कैलकुलेट करने का तरीका, हाउ टू कैलकुलेट DBE। ठीक है ना, तो कैलकुलेट करने का तरीका जो होता है वो होता है DBE इक्वल टू
C+1 माइनस x प्लस h माइनस n बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें C क्या है आपका? C क्या है? कार्बन एटम। C इज व्हाट? कार्बन। H क्या है? हाइड्रोजन। X क्या है? हैलोजन। N क्या है? नाइट्रोजन। और जो इसमें मॉलिक्यूल्स नहीं हैं, है ना, उनको इंक्लूड भी नहीं करना होता है। जैसे मान लीजिए आपके फॉर्मूले में या कंपाउंड्स में O है, सल्फर है, तो है ना, उनको नहीं इंक्लूड करना है, आपको ध्यान रखेंगे। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर, सल्फर नॉट इंक्लूडेड। उनको इंक्लूड भी आपको नहीं करना है, ठीक है। अब dB कैलकुलेट करनी है हमें। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास पहला क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो है C4H8, C4H8। अब यार आप खुद सोचिए कि यार C4H8 है, तो आप इसका जनरल फॉर्मूला जानते हैं, है ना। बताओ ये कौन से फॉर्मूले को सेट कर रहा है? CnH2n को सेट कर रहा है? चेक करो जरा एक बार, क्या ये CnH2n को सेट कर रहा है? अच्छा, CnH2n को सेट कर रहा है, मतलब ये एल्कीन है। क्लियर। अब हमें क्या चाहिए? हमें क्या, कौन सा फॉर्मूला चाहिए? CnH2n+2, यानी कि हमें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। बताओ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन तो ये क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? C4H10 के अंदर। तो आपने कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यूज किया है? कितने मोल्स? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसकी जो DBE आएगी वो कितनी आ गई? 1 आ गई। अगर आप इसको फॉर्मूले से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। फॉर्मूले से अगर निकालेंगे तो C+1 कितना आ जाएगा आपका? C+1 4 आ जाएगा, सॉरी 4+1, तो ये 4+1 आ जाएगा, माइनस, ठीक है। तो 4+1 लगा दिया हमने, 4+1 फॉर्मूले में सेट कर लीजिएगा। बताइए आपके पास x तो इसके अंदर है नहीं, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितनी है इसके अंदर? 4 है, 8 और बाई 2 तो 4 आ गया। तो बताओ क्या हम ऐसे लिखते हैं कि 5 माइनस 4 इक्वल टू वॉट? 1। तो आप चाहो तो फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से भी कैलकुलेट कर सकते हो। मेरे ख्याल से फॉर्मूले से सॉल्व करना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि क्वेश्चंस लिखूंगा और आपको उसका डायरेक्ट DBE बतानी है मुझे, ठीक है। चलिए, है ना, हमारे पास जो है वो ये है, तो हम बोलेंगे DBE इक्वल टू 4+1 माइनस 6/2 इक्वल टू, बताओ कितना आ रहा है भाई? सो आंसर इज व्हाट? 2। DB इज 7। ओके, नेक्स्ट, अगर इस क्वेश्चन की बात की जाएगी तो इसके भी हर एक कार्बन पे एक H लगेगा, तो इससे ये कन्वर्ट हो गया, बताओ किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये? C14H10। तो बताओ DBE की जो कंडीशन होगी वो होगी 14+1 माइनस 10/2, तो 14 मतलब 15, 15 माइनस 5, 10। क्लियर। नेक्स्ट बताइए, अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि हमारे पास यहाँ पर हर एक कार्बन पे यहाँ पर
ये sp3 है तो यहाँ 2H होंगे, यहाँ पर भी 2H होगा, लेकिन यहाँ पर 1H ही रह पाएगा। ठीक है, यहाँ 2H आ जाएगा, यहाँ भी 2H आ जाएगा, और यहाँ एक H आ जाएगा। क्लियर भाई? तो बताओ, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले बताइए टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितनी है? तो 13 + 1 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। एंड माइनस टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितनी है? तो 14/2 ऑक्सीजन को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो बताओ तो कितना जाएगा? 7। इट इज क्लियर? कौन से वाले पे? तो अगर ये कार्बन sp3 है तो यहाँ ऑब्वियसली यार 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ 3 वैलेंसी है तो यहाँ 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ sp3 है यहाँ 2 हाइड्रोजन होगा, ये डबल बॉन्ड का है तो 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन होगा, डबल बॉन्ड है 1 हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पर 8 हाइड्रोजन होगा, 1 हाइड्रोजन होगा। तो यार ये तो सेट करना आना ही चाहिए। यस और नो? बताइए भाई, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? अरे भैया काउंट करिए, 6 7 8 9, एंड एक नीचे भी कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो 10 + 1 11 हो गया। माइनस बताओ टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितनी है? टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बताइए। 14, और 14 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ गया? 7। अब बताओ 11 - 7 इक्वल टू व्हाट? बोलिए। 4 आ रहा है। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया? चेक कर लेना एक बार, हाइड्रोजन चेक कर। या दिस इज 12, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर H 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 and 2 23। क्लियर? बताओ टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितनी है? तो 15 माइनस, बताइए नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितनी है? 22। 22 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, बताओ वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। नेक्स्ट, अच्छा अब डायरेक्ट मैं सॉल्व करूंगा। बताओ 9th वाले की डीबीई कितनी आएगी? डीबीई इक्वल टू, इट इज 5। सॉल्व कर लीजिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट 12th वाले की डीबीई कितनी होगी? बताइए। डीबीई इक्वल टू 5। इसकी डीबीई कितनी आएगी? डीबीई इक्वल टू 11। क्लियर? क्लियर? तो ये कहानी हो गई आपकी डीबीई कैलकुलेट करने की। ठीक है ना, डीबीई कैलकुलेट करना आपको बढ़िया तरीके से आना चाहिए, क्योंकि डीबीई कैलकुलेशन से क्या फ़ायदा होगा वो हम देखेंगे इन फ्यूचर। अब बात करते हैं कि आइसोमेरिज्म को क्लासीफाइड करें। क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर्स, यानी कि आइसोमर्स को क्लासीफाइड करें तो क्या क्या आइसोमर्स में पढ़ना होता है हम लोगों को, कितनी तरीके से आइसोमर्स क्लासीफाइड होते हैं। तो नेक्स्ट आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म देखो, आइसोमेरिज्म की अगर बात करोगे तो दे आर क्लासीफाइड इन 2 कैटेगरीज। ठीक है, एक होता है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स
ठीक है। दूसरा होता है स्टीरियो। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब क्लियर करिएगा, मॉडर्न डेफिनेशन में एक प्रॉब्लम क्या है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी कहते हैं। दे आर नॉन एज कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म। दे आर नॉन एज व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। और फेमस नाम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब इस कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, स्टीरियो आइसोमर्स को दो पार्ट में डिवाइड करा गया, ठीक है, जिनमें एक को बोला गया कॉन्फिगरेशनल और दूसरे को बोला गया कॉन्फर्मेशनल। दूसरा होता है कॉन्फिगरेशनल। कॉन्फिगरेशनल और दूसरा बोला जाता है कॉन्फर्मेशनल। ठीक है ना। तो आइसोमर्स की दो कैटेगरी हुई, स्ट्रक्चर और स्टीरियो। स्ट्रक्चर को बोला गया कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टीरियो में दो पार्ट है, कॉन्फिगरेशनल और कॉन्फर्मेशनल। अब जो आपके पास में कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स है, दे आर फर्दर क्लासिफाइड इन 5 कैटेगरीज। ठीक है। तो जो फर्स्ट है उसको बोलते हैं चैन आइसोमर्स। चैन आइसोमर्स। सेकंड जो है उसे बोलते हैं पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स। नेक्स्ट है फंक्शनल आइसोमर्स। इसके बाद है मेटामर्स। मेटामर्स और लास्ट है टोटोमेरिज्म। अच्छा, एक और कैटेगरी इसमें बाद में ऐड कर दी गई थी जिसे हमने नाम दिया था रिंग चैन आइसोमर्स। ठीक है ना, रिंग चैन। तो ये बहुत है ना, मतलब बाद में अप्लाई हुआ था। तो जनरली 5 फेमस रहता है, लेकिन आपको रिंग चैन भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बहुत आसान है वैसे तो रिंग चैन आइसोमर्स, लेकिन फिर भी हेडिंग में रहनी चाहिए रिंग चैन आइसोमर्स। ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। तो ये है स्टीरियो का सबसे इंपॉर्टेंट, है ना, आइसोमर्स। ठीक है। इसमें भी दो कैटेगरी होती है। इसमें एक आते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और दूसरे आते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और कॉन्फॉर्मेशनल का कोई अपना पार्ट नहीं होता है, वो सिग्मा बॉन्ड पे रोटेट कराता है। ठीक है। तो ये हमारा एक जनरल क्लासिफिकेशन हो गया आइसोमर्स को लेकर के। अब बात ये आती है कि यार आइसोमर्स का बेसिक मतलब क्या है, कि यार हम कैसे समझेंगे कि यार आइसोमर्स हमारे सामने हैं या आइसोमर्स मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे के। तो क्या होता है कि जो आइसोमर्स होते हैं, है ना, उनमें जो सबसे पहला पॉइंट है ना, जो आपको देखना है, मॉलिक्यूलर
molecular formula should be same, ये सेम होना चाहिए। अच्छा, मॉलिकुलर वेट फॉर्मूला के साथ साथ मॉलिकुलर वेट, molecular weight, okay, should be same, ये भी सेम होना चाहिए। ठीक है, वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी should be same, ये भी सेम होनी चाहिए। IUPAC नेम, ये डिफरेंट होनी चाहिए, तो इसीलिए IUPAC की इंपॉर्टेंस है फिर बढ़ेगी। IUPAC नेम डिफरेंट, वो आपका डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है ना। कनेक्टिविटी, मतलब जो भी ग्रुप जोड़ रहे हो वो कनेक्टिविटी सेम हो भी सकती है और डिफरेंट हो सकती है, यहाँ पर हम कुछ भी कह सकते हैं। कनेक्टिविटी 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 कैन बी, अभी कैसे होता है ये बता दूंगा, कैन बी सेम और डिफरेंट। अगर कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है ना तो समझ जाएगा कि आप ऑप्टिकल में गेम खेल रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, एटलीस्ट वन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जिन भी दो मॉलिक्यूल्स जिनमें आप आइसोमर चेक कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। एटलीस्ट वन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। अच्छा, लास्ट में मैंने आपको एक रिंग चेन आइसोमर्स दिया था, तो रिंग चेन आइसोमर्स जो है वो एक तरीके का फंक्शनल आइसोमर्स का ही कैटेगरी होती है, तो मैंने अलग लिखा है जरूर है, लेकिन है ना वो बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, तो इसको भी लिख देता हूँ। रिंग चेन आर ऑल्सो फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है ना। तो ये होगी हमारे आइसोमर्स की कुछ है ना बेसिक पॉइंट्स जो हमें कंसीडर करना है। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो हमारा क्लासिफिकेशन था इसमें हमने जनरल बात समझ लिया है। अब बात करते हैं कि जो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स हैं, है ना, और जो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स हैं, इनमें अगर डिफरेंस की बात करो कि इन दोनों को डिफरेंशिएट कराया जा सकता है क्या, यस। तो बेसिकली क्या करते हैं कि जो कॉन्फर्मर्स होते हैं ना दे आर नॉट ए रियल आइसोमर्स, तो बेसिकली इनके आइसोमर्स को आप इजीली सेपरेट नहीं कर सकते हो, जबकि कॉन्फर्मेशनल जो होते हैं वो आसानी से सेपरेट हो जाते हैं। तो हम लिख देते हैं कॉन्फिगरेशनल कैन बी सेपरेटेड एट रूम टेम्परेचर, कैन बी सेपरेटेड एट रूम टेम्परेचर। आप इनको है ना रूम टेम्परेचर पे सेपरेट कर सकते हो, बट कॉन्फर्मेशन की बात करोगे तो दे आर नॉट सेपरेटेबल एट रूम टेम्परेचर, इनको रूम टेम्परेचर पे सेपरेट नहीं कर सकते हैं। कांट बी सेपरेट
separated at room temperature। ठीक है, इसमें आप है ना दो कैटेगरी पढ़ोगे, है ना। रोटेशन जो होता है वो अक्रॉस सिग्मा बॉन्ड होता है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ रोटेशन अक्रॉस सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना, रोटेशन अक्रॉस सिग्मा बॉन्ड। अब ये सिग्मा बॉन्ड में दो कैटेगरी आती है, एक होता है कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड हो सकता है, और एक एमाइन इन्वर्जन हो सकता है, एमाइन इन्वर्जन। तो ये एक है ना इंपॉर्टेंट क्लासिक। तो सबसे पहले कैटेगरी है ना चैन आइसोमर्स। चैन आइसोमर्स। तो यार इसमें क्या होगा कि जो आपकी कार्बन चेन है, बेसिकली जो पेरेंट चेन है वही आपकी क्या हो जाएगी, वेरी कर जाएगी, डिफरेंट कर जाएगी। तो हम इसमें लिख सकते हैं टू और मोर आइसोमर्स, टू और मोर आइसोमर्स, आइसोमर्स which have which have different different parental chain, parental chain are known as chain isomers। क्लियर। तो इसमें जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं अपन ए। तो अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे ए, तो जैसे मान लीजिए मैंने क्या 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 कहा, ब्यूटेन लिया C4H10। तो ब्यूटेन के कितने चैन आइसोमर्स बन सकते हैं, तो हमने कहा यार देखो ब्यूटेन में तो एक तो स्ट्रक्चर ये बन सकता है ब्यूटेन का, और दूसरा ये बन सकता है दिस वन, ये। तो इसकी अगर IUPAC करोगे तुम पहले वाले में, तो इट इज कॉल्ड 1 2 3 4। तो इसे बोलोगे आप है ना ब्यूटेन। पेरेंट चेन कितने की, 4 कार्बन की, ये पेरेंट चेन बनी। लेकिन अगर तुम इसमें बात करोगे तो इसमें जो पेरेंट चेन बनेगा वो 1 2 और 3 का बनेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो अगर आपकी पेरेंट चेन है ना वेरी कर रही है, तो दैट मीन्स है ना वो कौन सा आइसोमर्स बन जाएगा आपका, चैन आइसोमर्स। क्लियर। ये तो C4 ब्यूटेन के, तो C4H10 के थे। जैसे मान लीजिए मैं बात करूँ C5H12 के, तो C5H12 कितने बन सकते हैं, तो हमने कहा देखो एक तो ये बन सकता है, एक ये बन सकता है, एक ये बन सकता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये बन सकता है, और एक ये बन सकता है, यानी कि 3 बन सकते हैं इसके अंदर। इसके कितने बने थे, 2। इसके कितने बने, 3। मैं पूछूँ आपसे C, बताओ C6H14 के कितने बनेंगे। अगर मैं इसको चेक करूँगा,
ठीक है, तो एक तो है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक कम कर दीजिए फिर से, ये यहाँ लगा दीजिए, ये बन गया एक, फिर 1 2 3 4 5 और इसको इस बार बीच में लगा दीजिए, यहाँ पर 2 बन जाएगा इसमें, ठीक है ना। ये चेन प्लस पोजीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी देखिएगा ये हो गया, और इसके बाद है ना ये 4 हो गया आपके पास में, इसके बाद 4 कार्बन कर लीजिए, ये 4 कर लीजिए, फिर ये बनेगा और ये बनेगा। इसके अंदर अगर हम इसको ऐसे कर दें तो एक ये बन जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम एक और बनाना चाहें, कितने बन गए, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, तो ये 5 बन जाएगा। अब 5 में पेरेंट चेन में चेंजिंग कितने कितने में हुई है, तो चेक करना जरा एक बार। यहाँ कितने कार्बन थे, 6 कार्बन, 6 कार्बन के बाद क्या हुआ आपके पास में, 5 कार्बन आया, तो ये एक सेलेक्ट हो जाएगा, और एक कितना हो गया, 4 कार्बन वाला आ गया, 4 कार्बन का आ गया, क्योंकि ये भी तो 4 का, ये 5 कार्बन है तो ये और ये सेम हो जाएंगे, बट दे आर द पोजिशन आइसोमर्स। और ये भी कितने का है, 4 का, और ये भी 4 का है, तो कितने आ जाएंगे। इसके अलावा कोई और बन सकता है क्या, ऑब्वियसली नहीं बन सकता है। तो अगर चेन आइसोमर्स की बात करोगे तो कितने बन गए इसके अंदर, 3। इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट है पोजीशन आइसोमर्स। अब यार पोजीशन की प्रायोरिटी देनी पड़ेगी आपको, पोजीशन को समझना पड़ेगा। तो पोजिशनल आइसोमर्स, पोजिशनल या पोजीशन आइसोमर्स लिख देते हैं, पोजीशन आइसोमर्स। तो अब की बार क्या है, पेरेंट चेन में चेंजिंग नहीं होगी, चेन तो आपकी उतनी ही कार्बन की रहनी चाहिए, बस जो आपका ग्रुप अटैच है, जो भी फंक्शनल ग्रुप लग रहा है या जो भी सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लग रहा है, वो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जो है उसकी पोजीशन वैरी कर देनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं 2 और मोर, 2 or more isomers which differ in position of subsequent group subsequents या फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी यूज कर सकते हो आप। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो दैट मीन्स इट इज ए पोजिशन आइसोमर्स। तो उसको आप क्या बोल दोगे, पोजिशन आइसोमर्स बोल दोगे। फॉर पोजिशन आइसोमर्स पेरेंट चेन मस्ट बी सेम, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ठीक है। फॉर पोजीशन आइसोमेरिज्म पेरेंट पेरेंटल चेन मस्ट बी सेम, वो आपका सेम रहना चाहिए, ठीक है ना। एग्जाम्पल समझ लेते हैं क्या क्या कहना चाहता हूँ मैं। तो एग्जाम्पल देखिए आप, मैंने कहा कि यार देखो ऐसा है कि मेरे पास में है ना डाई क्लोरोप्रोपेन है, क्या लिखा मैंने लिखा डाई
क्लोरोप्रोपेन। अब जब मैंने डाइक्लोरोप्रोपेन बोला तो अलग अलग बच्चों के दिमाग में अलग अलग बातें आई। एक बच्चे ने क्या करा कि डाइक्लोरोप्रोपेन को ऐसे बनाया, CH3CH2 CHCl एंड Cl, ठीक। और एक बच्चे ने क्या करा कि उसको बनाया CH3C, ठीक है ना, यहाँ लिखा Cl एंड Cl। एक बच्चे ने ऐसा बनाया डाइक्लोरोप्रोपेन, क्योंकि मैंने ये तो डिफाइन नहीं किया ना कि कौन सा वाला। और एक बच्चे ने इसको ऐसे बनाया, ये ऐसे बनाया। एक बच्चे ने इसको ऐसे बनाया। चेक करो भाई, पॉसिबल कंडीशन कितनी दिखाई दे रही है? ये 4 कंडीशन। अब ये जो 4 मैंने सोचा है ना, ऐसे आपको भी सोचना पड़ेगा कि कितनी पॉसिबल कंडीशन हो सकती हैं। अच्छा चेक करिए, क्या पेरेंट चिन्ह सब में इक्वल है? चेक करिए भाई, यहाँ पेरेंट चिन्ह कितने की है? 1 2 3, पेरेंट चिन्ह सेम है। यहाँ चेक करिए 1 2 3, इसमें भी सेम। यहाँ चेक करिए 1 2 3 सेम है, और यहाँ चेक करिए 1 2 3 सेम है। लेकिन क्या क्लोरीन की जो पोजीशन है वो सब में अलग अलग है? क्या सबके IUPAC नियम अलग अलग आ रहे हैं? चेक करिए, इसका जो नाम होगा वो होगा 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन, इसका नाम होगा 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, इसका नाम क्या होगा 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, और इसका नाम होगा 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो यानी कि आपने डाइक्लोरोप्रोपेन के कितने आइसोमर्स जनरेट कर लिए? 4। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? ठीक है ना। अब ऐसे ही, अब देखिएगा, ध्यान समझिएगा, मैंने कहा कि यार डाई अल्कोहल है ना, है या प्रोपेन 2 है ना, है ऑल। क्या बोला मैंने? प्रोपेन डाई ऑल, प्रोपेन डाई ऑल बोल दिया मैंने। अब प्रोपेन डाई ऑल, अब आप मुझे बताइए कि प्रोपेन डाइऑल के कितने। तो सबसे पहली बात यह है कि मैंने इसका पहला आइसोमर जो बनाया वो है CH3CH, ठीक है, OH एंड CH2OH। एक तो ये बन जाएगा, एक बन जाएगा CH2OH CH2 एंड CH2OH, ठीक है। तो इसकी यही दोनों पॉसिबल है। बस अगर आपने सोचा कि सर ऐसा बना देंगे हम CH3 CH2 CHOH एंड OH, तो एक कार्बन, if this carbon is sp3, if carbon is sp3, then 2OH group is highly unstable। ये अनस्टेबल है भाई, ये क्या करेगा, यहाँ से H2 बाहर निकाल देगा। तो ये सिचुएशन तो पॉसिबल ही नहीं है, ये नहीं बना सकते अब, ये गलत है। और अगर ये गलत है तो इसके अलावा वो भी गलत हो गया जहाँ पर आपने बीच वाले कार्बन पे 2 H लगाओगे, क्योंकि sp3 कार्बन के एक कार्बन पे 2 OH कभी भी साथ में एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? sp3 कार्बन के 2 OH नहीं लग सकते हैं, वो हाईली अनस्टेबल होता है। आगे की बात भी सुनना है तो सुन लो। यहाँ से क्या होता है, H2O मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाता है। जैसे ही यहाँ पर 2 OH निकलेंगे ना, लगेंगे ना, ये तुरंत यहाँ से H2 बाहर निकल देगा, और जैसे ही H2 बाहर निकलेगा इट कन्वर्ट इन CH3 CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इस सिचुएशन पर रखा हुआ है तो ये H2 बाहर निकालेगा तो इट कन्वर्ट इन CH3C डबल बॉन्ड O एंड CH3। तो अगर है ना जैम डाइऑल है, जैम डाइऑल, दैट इज कॉल्ड व्हाट, जैम डाइऑल। तो अगर जैम डाइऑल की कंडीशन है
है ना, जैम डाइऑल की कंडीशन है, तो आपका आंसर क्या आएगा, एल्डिहाइड। और अगर है ना जैम डाइऑल ये टर्मिनल है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल, और इंटरनल दे रखा है, मान लो इंटरनल जैम डाइऑल है, जैम डाइऑल है, तो वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, कीटोन के अंदर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इन फ्यूचर हम यूज करेंगे इसको। क्लियर, ओके। अब मैंने कहा कि हाउ मेनी पोजिशन आइसोमर्स आर पॉसिबल डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट, अब बात ये आ रही है